गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। तो बेटा आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के फिजिक्स यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या नाम है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। बेटा आप लोग जो हैं डेली रूटीन में आप इन तीनों वर्ड का तीनों वर्डों को बार बार सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर। क्लियर? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बेटा यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में बात करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम फर्स्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वर्क। फर्स्ट क्या है हमारे पास? वर्क। वर्क के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे आज कि वर्क है वो क्या होता है। क्लियर? तो बेटा जैसे आपने खाना खाया या हम सभी हैं खाना खाते हैं, तो उस खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और जैसे ही आप खाना खाकर कोई काम करते हैं, जैसे कोई ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जल्दी भूख लग जाएगी, हल्का काम करेंगे तो कम भूख लगेगी। तो क्या हुआ कि जब आपने खाना खाया उससे आपको एनर्जी मिली, आपके शरीर को एनर्जी मिली, आपने उस एनर्जी का यूज कर दिया क्या करने में? कार्य करने में। क्या करने में? कार्य करने में। उस एनर्जी को आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। इसलिए आपको क्या लग गई? फिर से भूख लग गई। आप फिर खाना खाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? फिर से एनर्जी मिलेगी। क्लियर? तो इसलिए ये कहा गया कि वर्क जो है ना, वर्क इज ट्रांसफर्ड एनर्जी। यानी वर्क जो है वो एनर्जी का क्या है? ट्रांसफर है। जैसे आपने खाना खाया, एनर्जी मिली, आपने उस एनर्जी से क्या कर दिया? वर्क कर दिया। तो यानी वो आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई किसमें? वर्क के अंदर, कार्य किया है। क्लियर? तो मतलब कि वर्क जो है, डूइंग वर्क यानी कार्य करने जो है वो जस्ट एक एनर्जी क्या है? एनर्जी ट्रांसफर है, वन फॉर्म टू द अनोदर फॉर्म। तो वर्क जो है, क्योंकि इसीलिए बेटा वर्क और एनर्जी दोनों को क्या माना जाता है? रिजेंबल माना जाता है। क्लियर? लगभग बराबर माना जाता है आपका वर्क और एनर्जी को। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास फिर हम बात करते हैं, एक्यूरेट बात के ऊपर आते हैं कि फिजिक्स में वर्क क्या चीज है। जैसे आप जर्नली क्या देखते हैं कि आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार है वो नहीं हिल रही। क्लियर? दीवार है वो अपनी ही पोजीशन पर है। तो आप क्या कहेंगे कि सर हम तो सुबह से लग रहे हैं इस दीवार के धक्का देख के, पसीने आ गए हमारे बहुत सारे, हमें भूख भी लग गई। तो फिजिक्स और वो दीवार है वो क्या है? हिली नहीं कहीं भी। तो फिजिक्स पता है क्या कहेगी? कि आपने जीरो काम किया। आपका मन तुरंत वहीं पर टूट जाएगा कि सर हम सुबह से तो धक्का दे रहे हैं और फिजिक्स ने कह दिया कि आपने काम जीरो किया। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास फिजिक्स क्या कहती है? वर्क की डेफिनेशन देती है। फिजिक्स में क्या कहा जाता है कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन यानी वर्क कहा जाएगा कि कार्य किया है। कब? बाय ए फोर्स, एक फोर्स। क्योंकि आप कार्य करेंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बल का प्रयोग आपने करना पड़ेगा। क्लियर? तो कहते हैं व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस। मींस फिजिक्स ये कहती है कि वर्क जब होगा जब आप यदि किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, सम डिस्टेंस ट्रेवल, एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में वो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, इट मींस वहां पर वर्क हुआ है। फिजिक्स वर्क तभी मानती है जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी उसकी पोजीशन के अंदर क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। तो ही
कहते हैं, फिजिक्स कहेगी कि आपने कार्य किया है। ये आपके पास एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है किसकी? वर्क की। अब हम बात करते हैं वर्क की मैथमेटिकली फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में। जैसे आपने देखा होगा बेटा, बच्चों को, बच्चे का जो खिलौना होता है, चाहे वो कार लेके आता है खिलौने के फॉर्म में, चाहे आपके पास वो ट्रैक्टर लेके आता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चा उस कार के एक धागा बांध लेता है। क्या बांधता है? धागा। और उस धागे को बांधकर बच्चा है उसको खींचता है, तो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्लियर? तो उसी की भी फॉर्म में मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूं कि जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है। ये हमारे पास क्या है? एक सरफेस है। इसके ऊपर ये कोई बॉडी है, कोई भी हो सकती है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी के सेंटर पर जैसे हमने इस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रिंग है या थ्रेड धागा है वो बांध दिया। जैसे मैंने अभी आपके पास एग्जांपल दिया कि बच्चे का, जैसे मान लीजिए ये बच्चे का खिलौना है, बच्चे ने इस खिलौने के क्या बांध दिया? धागा। तो वो उसको ऊपर की तरफ पकड़ के खींचेगा, तो धागे की जो पोजीशन होगी ना बेटा, वो इसी डायरेक्शन में होगी। होगी या नहीं होगी? इसी डायरेक्शन में बच्चे के धागे की पोजीशन होगी, तो इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? फोर्स अप्लाई होगा। इसी डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा? फोर्स है वो अप्लाई होगा। जो धागा है, रस्सी है, जो भी आपने बांधा है, उसके अलोंग इसका फोर्स लगेगा। और आपने देखा होगा कि जो बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस प्रकार। यानी जो कार है या बच्चे का कोई खिलौना है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? सरफेस के साथ साथ जाएगा। ऐसे ऊपर की तरफ उड़ेगा नहीं। कभी आप सोचोगे कि सर ये तो ऐसे उड़ गया, नहीं। यहां पर ये एक एंगल बनेगा, उसकी डिस्टेंस और इसके बीच में ये एंगल बनेगा थीटा। ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। क्लियर? इस डायरेक्शन में है वो बॉडी ट्रेवल करेगी, और बॉडी जो है वो यहां पर एक डिस्टेंस ट्रेवल कर यहां पर पहुंच जाएगी। क्लियर? जो बॉडी है, बॉडी ने यहां से और यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की s। बेटा ये मैथमेटिकली है, ध्यान से इसको समझना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बॉडी की पोजीशन पहले कहां थी? यहां पर थी। फिर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल बना रहा है इसके पोजीशन के बीच में, तो यहां पर जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी हॉरिजेंटली, और वो डिस्टेंस ट्रेवल की s। क्लियर हुआ? यहां पर जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। यानी यहां पर जो ये थीटा होगा दैट इज लेस देन 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? लेस देन 90 डिग्री। और जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट। कौन सा एंगल बोला जाता है? एक्यूट एंगल बोला जाता है। मैथ का भी काम आपको साथ के साथ समझा दिया है। क्लियर? आप देखते हैं कि यहां पर जो लेस देन थीटा एंगल है 90 डिग्री है, वो एक्यूट एंगल होता है। यानी यहां पर ये जो थीटा है ये एक्यूट होना चाहिए, मतलब 90 से लेस देन। अगर आप देखो 90 या 90 से ज्यादा करेंगे ना आप, 90 कहां पर आएगा? इस बॉडी के यहां पर। जैसे यहां पर रफली बना देता हूं, जैसा आप कहेंगे कि सर धागा बांधेंगे हम ऐसे, ऊपर की तरफ खींचेंगे फोर्स, तो इस दौरान ये बॉडी है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। किस डायरेक्शन में जाएगी? ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। क्लियर? लेकिन ये केस है वो फिर हमारे सामने नहीं आएगा, या 90 डिग्री से ज्यादा होगा तब भी ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास जो है, हमने ये बॉडी ली है जिसकी स्ट्रिंग हमने बांधी और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, बॉडी ने ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जैसे आपने पढ़ा हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो अगर हम इस फोर्स को रिजोल्व करें टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर, तो एक कंपोनेंट तो बेटा इसी डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट है वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? एफ कॉस थीटा। इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? एफ साइन थीटा। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यहां पर हमारे पास जो है
बॉडी जो है वो एफ साइन थीटा के अलोंग ट्रेवल नहीं करेगी जब ये केस है हमारा। क्लियर? तो बॉडी है वो किस कंपोनेंट के अलोंग ट्रेवल करेगी? एफ कोस थीटा। यानी फोर्स जो काम करेगा वो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा फोर्स का? एफ कोस थीटा। क्लियर? तो यहां पर हम वर्क की जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो बेटा वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन W दैट इज इक्वल टू, यहां पर फोर्स है तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है बेटा? एफ कोस थीटा। कौन सा काम कर रहा है? एफ कोस थीटा कंपोनेंट। क्लियर? और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? S। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? S डिस्टेंस ट्रेवल की। क्लियर? तो यहां पर जो वर्क है W दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एफ एस कोस थीटा। ये वर्क की मैथमेटिकली फॉर्मेशन है। मींस फॉर्मूला जो है वो ये है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। थीटा एंगल किस किस के बीच में है? यहां पर आप देख सकते हैं फोर्स और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बीच में ये एंगल है थीटा। ध्यान रखना, अभी हम वर्क की टाइप बात के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस थीटा का बहुत रोल है। तो यहां पर ये थीटा है वो बेटा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है तो इसके साथ, और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसके साथ। अब बेटा इसको अगर हम कोस थीटा को हटाएं तो यहां पर हमारे पास एफ डॉट एस होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है? कोस थीटा, और कोस थीटा को हटाएंगे तो क्या आएगी? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में वर्क का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्क की टाइप्स के बारे में, कि जो वर्क है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। तो बेटा जो वर्क है, वर्क डन है, इसके 3 नेचर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। थीटा एंगल इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारे पास जो पॉजिटिव वर्क है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब आएगा। बेटा पॉजिटिव वर्क जब होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रही है तो वहां पर वर्क जो डन है वो पॉजिटिव वर्क होगा। मींस एफ और एस दोनों किस डायरेक्शन में हो? सेम डायरेक्शन में हो, तो वहां पर वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। मींस उस केस में थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा कितने डिग्री होगा? 0। तो वर्क दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, और जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव वर्क डन किसके बराबर होगा? एफ एस के बराबर। यानी इसे हम मैक्सिमम वर्क भी कहेंगे। कैसा वर्क कहेंगे? मैक्सिमम वर्क। कैसा वर्क कहेंगे? मैक्सिमम वर्क। क्लियर? तो अब एक हमारे पास बात आती है कि इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करें कि सर किस प्रकार से होता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है। जैसे ही सबसे पहले एक बात आती है कि यहां पर आपके पास कोई भी बॉडी है, जैसे ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, इसको जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, हमने कहां फेंका? ऊपर की तरफ फेंका, फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, और फिर ये बॉडी है वो वापिस आ जाती है। कहां आएगी? वापिस। तो जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है, मतलब आपने ऊपर फेंका और उसके बाद फ्रीली फॉल मतलब नीचे आएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां पर जो वर्क होगा यहां पर पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा? पॉजिटिव। जब आपने बॉल को ऊपर फेंका, जब बॉल वापिस आ रही है उस दौरान, जो ऊपर जा रही है उस दौरान जो है, जो दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे उसे हम नेगेटिव वर्क कहेंगे। क्यों कहेंगे?
क्योंकि बेटा यहां पर आपके पास जब बॉडी के ऊपर, बॉडी कहां जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कहां लग रही है नीचे। और इसमें इसलिए ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, जो अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी कहां रही है डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो काम कर रही है, वो कहां काम कर रही है नीचे। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा सेम। तो इसलिए यहां पर जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर। अब इसके बाद और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि लॉन है हमारा, घास का लॉन, उसमें हम रोलर का यूज करते हैं घास को काटने के लिए। क्लियर। तो आपने हैंडल को पकड़ा और आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो वहां पर जो फोर्स लगा रहे हैं हैंडल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट मींस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो उस दौरान जो वर्क होगा वो आपके पास कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार अगला एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि आपके पास एक स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, खींचा। क्या किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। तो वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव वर्क डन। जो स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब जो खींचा है आपने, खींचने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया है, वो एक ऐसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मैथमेटिकल फॉर्मेशन में पॉजिटिव वर्क और थ्योरेटिकल में आपके पास पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी है वो ट्रेवल करती है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, मींस थीटा 0 डिग्री होगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टाइप आती है, सेकंड जो नेचर होता है वो होता है नेगेटिव वर्क। कैसा वर्क होता है, नेगेटिव वर्क। क्लियर। तो नेगेटिव वर्क में आपके पास एफ दैट इज इक्वल वर्क दैट इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट। यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी कहां जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, उस दौरान वर्क जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। मींस यहां पर जो थीटा है वो 180 डिग्री होगा बेटा। कितनी डिग्री एंगल होगा यहां पर, 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, माइनस एफ एस के बराबर, क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां पर किसका साइन आ गया, नेगेटिव का। क्लियर। तो यहां पर जो ये फोर्स है वो कैसा है, मैथमेटिकली में नेगेटिव वर्क है। कैसा है, नेगेटिव वर्क। अब इसके एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मैंने अभी यहां पर लिया था, जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉडी कहां जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी यानी बॉडी के ऊपर कहां लग रही है, नीचे की तरफ, है ना। तो फोर्स है वो कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। बॉडी कहां जा रही है, अपवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट। तो यहां पर ये वर्क है वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। मींस यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये है, तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ये एंगल 180 डिग्री का बनेगा। क्लियर। पॉजिटिव वर्क में कैसा था कि जैसे आपने फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस भी, ट्रेवल जो है वो भी क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर। एक तो एक ग्रेविटी का एग्जांपल हो गया। क्लियर। इसी प्रकार जैसे बॉडी मूव ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मोशन इज अपोज बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। कहां, जैसे आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था कि जैसे ये कोई भी सरफेस है हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमने अप्लाइड फोर्स लगाया P,
अप्लाइड फोर्स है, तो यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। कैसा फोर्स आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स है ना, तो ये फ्रिक्शनल, केवल यहां पर कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल, नॉट अप्लाइड। आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी किस डायरेक्शन में गई? इसमें, लेकिन फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखो बॉडी किस डायरेक्शन में गई? इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा इसके? इस डायरेक्शन में। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स और जो डिस्टेंस ट्रेवल है इनके बीच में जो एंगल है वो कितनी डिग्री है? 180। इसलिए यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बॉडी मूव्स के, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पर की वजह से नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जैसे एग्जांपल आता है, वी अप्लाई द ब्रेक। जैसे कोई भी गाड़ी है, बस है, कार है, कोई भी एनीवन, उसके ऊपर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? ब्रेक्स। एक तो ये बात थी, एक ये बात थी, एक ये पॉइंट आ गया। आप किसी भी बॉडी के ऊपर, कार, बस जो भी है, उसके ऊपर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव वर्क है। क्यों? क्योंकि बॉडी कार है, आगे चल रही है, आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो वो ब्रेक लगाया तो वो उसका क्या करेगी? आगे के मोशन का अपोज करेगी नेगेटिवली। ब्रेक जब आप अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट। यानी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो जो ब्रेक है वो गाड़ी को आगे जाने से रोकेंगे, अपोजिट होंगे, तो वो भी कैसा वर्क डन होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि नेगेटिव वर्क डन कहां पर होता है? जहां पर अपोज होता है ना। जैसे कि जहां पर अपोज होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा है? अपोजिंग फोर्स है। ब्रेक भी कैसा है? एक अपोजिंग फोर्स। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर ये ग्रेविटी है, ये भी क्या है? बॉडी कहां जा रही है? ऊपर, लेकिन ये ग्रेविटी कहां खींचेगी बॉडी को? नीचे। तो इसका क्या कर रही है? अपोज। तो वो कैसा वर्क है? नेगेटिव। और पॉजिटिव वर्क में क्या होगा? पॉजिटिव वर्क कौन सा कहलाएगा? जिसमें फेवर होता है। जिसमें क्या होता है? फेवर। तो उसे हम कौन सा वर्क कहते हैं? पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। क्लियर? और एक बात आपको बता देता हूं कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क में एक बात और बता देता हूं कि जैसे हमारी कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को आप अगर एनर्जी दे रहे हैं, ये बहुत काम की चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखने की हैं। जैसे ही हमने यहां पर एनर्जी इस सिस्टम को दी, इस बॉडी को हमने एनर्जी दी, तो यहां पर ये कैसा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। हम एनर्जी किसी बॉडी को दे रहे हैं तो ये वर्क कैसा है? पॉजिटिव। और अगर हम इस बॉडी से एनर्जी ले रहे हैं, इस बॉडी से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क। कैसा होगा? नेगेटिव वर्क। मींस एनर्जी ट्रांसफर टू द बॉडी इज पॉजिटिव वर्क, और एनर्जी टेकन फ्रॉम द बॉडी इज नेगेटिव वर्क। क्लियर हो गया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके बीच में, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो बेटा ये मैथमेटिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जीरो वर्क। तो मैथमेटिकली हमने लिखा W वर्क दैट इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो ये जीरो वर्क है वो कब होगा? यदि जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री हो तो। कैसा हो? 90। मतलब जो फोर्स अप्लाइड है और जो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन जो है, डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी कर रही है, उसके बीच में जो ये एंगल है वो कितनी डिग्री है? 90। तो यहां पर जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू बेटा जीरो होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो ये जीरो वर्क है यहां पर। क्लियर? मैथमेटिकली ये आया। अब इसके एग्जाम्पल क्या करने हैं? एग्जाम्पल्स करने हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एक बात आती है, जैसे हमने वर्क की डेफिनेशन की थी, उसी प्रकार यहां पर हम जीरो का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपने एक दीवार है, उसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, और जो दीवार है, वॉल जो है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आया, उसकी पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो
आपका वर्क है वो क्या होगा, 0। क्योंकि जब आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया और उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं की, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 0। इसलिए वर्क है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वर्क किसके बराबर होगा, 0 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कुली है, आपको पता होगा जो बोझा ढोता है बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर। तो अगर उस कुली ने अपने सर के ऊपर बक्सा रख लिया, बॉक्स, और वो काफी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने सर पर बक्सा रख के, बॉक्स रख के, तो वहां पर भी वर्क डन है वो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि वहां पर थीटा है वो 90 डिग्री है, इसलिए वर्क है वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे ये कुली है, ये कुली का हेड है, इसके ऊपर क्या रख दिया, बॉक्स। ऐसे दिखा देता हूं आपको। तो इस बॉक्स और कुली, क्योंकि ये बॉक्स है वो फोर्स कैसे लगा रहा है, नीचे की तरफ, और जा कहां रहा है, आगे की तरफ। बॉक्स है फोर्स कहां लगाएगा, दबाव आएगा, प्रेशर कहां आएगा, नीचे की तरफ। जा कहां रहा है, आगे। तो इन दोनों के बीच में यहां पर आप देख रहे हैं एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो फिजिक्स कहती है वो वर्क भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि सर पर कोई भी वजन आप लेकर चलते हैं, भार लेकर चलते हैं, वेट लेकर चलते हैं, तो फिजिक्स कहती है कि वो वर्क 0 है। तो वो वर्क है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर। तो आपको बताया कि सर पे आपने कोई भी चीज, चाहिए वो कुली का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे घास लेके आते हैं या कोई और वजन आप सर पे रखते हैं, तो वहां पर जो वर्क है वो कितना होगा, 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। एक तो ये केस बन गया कि थीटा 90। दूसरा केस क्या है, जो हमने बताया कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी जो है वो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, तो वहां पर जो वर्क होगा वो 0 होगा। वहां पर वो वर्क क्या होगा, 0। तो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ नेचर ऑफ वर्क था, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क विद द एग्जाम्पल आपके सामने थे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क की। तो बेटा जो वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यह वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होती है। क्लियर। तो जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब वर्क जो है, वर्क की 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं, एक तो एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी जो है वो होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। 2 भागों में बांटा गया, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट की, जिसमें सबसे पहले बात आती है कि जो एब्सोल्यूट टाइप है उसमें हम बात करेंगे एसआई और सीजीएस। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल में एसआई और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स में एसआई यूनिट जो है वर्क की वो जूल होती है। क्या यूनिट होती है बेटा, जूल। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ध्यान रखना है, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल ही होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। क्लियर। तो यहां से वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर। तो यहां पर आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है, तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल। 1 जूल दैट इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसलिए मैंने 1 न्यूटन लिख दिया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये किस लिए लिखा है मैंने, 1 जूल को डिफाइन करने के लिए किया है। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। क्लियर। इसलिए इसको बेटा वर्क की दूसरी यूनिट जो है एसआई यूनिट के फॉर्म में न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ये बीच में डैश का साइन है, कभी आप समझें, क्योंकि +1 में नए नए हो, आप फिजिक्स पढ़ने शुरू की है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये माइनस का साइन है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं न्यूटन माइनस मीटर, नॉट माइनस, दिस इज द डैश, सेपरेट दिखाने के लिए न्यूटन और मीटर को। क्लियर। तो यहां पर आपके पास 1 जूल को डिफाइन करेंगे तो क्या हुआ कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ
वन न्यूटन applied on a body and body travel a distance of 1 meter in the direction of applied force। आप आराम से नोट्स में, रफ नोटबुक्स में आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाने हैं, डेफिनेशन इसकी लिखनी है कि व्हाट इज डिफाइन। जैसे आपके पास आ जाए 1 जूल, तो आप क्या लिखेंगे, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए बॉडी and body travel a distance of 1 meter in the direction of applied force, then work is 1 joule। क्लियर? तो इसकी एसआई यूनिट है वो जूल होती है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं सीजीएस यूनिट के ऊपर। तो बेटा जो वर्क है, वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आर्ग। क्या होती है? आर्ग, ERG, आर्ग। क्लियर? तो अब इसको सीजीएस यूनिट में लिखना है। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट? एसआई सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है। क्लियर? तो यहां पर जो हम मेनली जो बात करते हैं वो एसआई और सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं। क्लियर? तो सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट है वो आर्ग होती है। तो आपने वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए वर्क और डिस्टेंस की यूनिट भी सीखेंगे आप अलग अलग। तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या हो गई? आर्ग। तो 1 आर्ग लिख दिया, क्योंकि मैं अब डिफाइन करवाऊंगा 1 आर्ग को। 1 आर्ग फोर्स, फोर्स की सीजीएस यूनिट है वो डायन होती है। क्या होती है? डायन। फोर्स 1 डायन। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। क्या होती है सीजीएस यूनिट? सेंटीमीटर। क्लियर? तो फोर्स की सीजीएस डायन और ये क्या हो गई? सेंटीमीटर। तो सीजीएस में हम क्या लिख सकते हैं? डायन सेंटीमीटर। तो 1 आर्ग को आपने डिफाइन करना है। डिफाइन वर्ग 1 आर्ग। तो आप क्या कहेंगे? वर्क इज सेड टू बी 1 आर्ग इफ ए फोर्स ऑफ 1 डायन अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी 1 आर्ग। तो वर्क किसके बराबर होगा? 1 आर्ग के बराबर होगा। क्लियर? इसके बाद रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्ग। जूल क्या है? एसआई यूनिट। आर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट। तो दोनों में क्या है? रिलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 आर्ग्स के बराबर होता है। मतलब जूल बड़ी यूनिट है, आर्ग है वो छोटी यूनिट है। जैसे अब आपको इसको उल्टा लिखने के कहे तो 1 आर्ग किसके बराबर होगा? 10 की पावर -7 जूल के बराबर। यहां पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस जूल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्ग। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स के बारे में। तो ग्रेविटेशन में भी सबसे पहले बात आती है एसआई यूनिट। दोनों में एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट में, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में किलोग्राम मीटर होती है। क्या होती है? किलोग्राम मीटर, यानी केजी मीटर। ये डैश सेपरेशन के लिए केजी मीटर है वो एसआई यूनिट होती है। किसके अंदर? ग्रेविटेशनल के अंदर। तो यहां पर वर्क है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी। क्लियर? तो फोर्स की यूनिट यहां पर केजी एफ होती है बेटा। ये क्या होती है? केजी एफ। ये डैश का साइन है बीच में। क्लियर? इनटू जो डिस्टेंस उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। क्योंकि ग्रेविटेशन में ये चेंज नहीं होगी। ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स की यूनिट है वो चेंज होगी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास फोर्स की यूनिट क्या हो गई बेटा? वर्क की आपके पास एसआई यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर। तो फोर्स को कैसे लिखते हैं? केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। एफ का मतलब क्या है? फोर्स इंटू 1 मीटर। क्लियर? तो यहां पर 1 kgm मतलब किलोग्राम मीटर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? यहां पर 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी ये जो kgf है ना, ये kgf, इसको जब हम चेंज करेंगे किसके अंदर? न्यूटन के अंदर। न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट इसकी। तो kgf को न्यूटन में जब हम चेंज करेंगे तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 9.8 kgf, 9.8 न्यूटन और मीटर है। तो ये क्या बन गया? न्यूटन मीटर। तो मैंने यहां पर बताया था, देखो न्यूटन मीटर क्या बन गई? एसआई यूनिट बन गई। क्या होती है? जूल।
तो इसको 9.8 जूल के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 9.8 जूल, मतलब केजी मीटर, यानी किलोग्राम मीटर जो है वो 9.8 जूल के बराबर होता है। ये एसआई में। जैसे आपको कन्वर्जन का है, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्वर्जन पूछ ले, या जैसे आपके पास न्यूमेरिकल आए इससे रिलेटेड, तो कई बार जैसे थोड़ा सा घुमाने के लिए है ना, वो जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है ना उनको इस फॉर्म में दे देता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको यूं का यूं मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देता है। क्लियर। और वो पूछता किसमें, जूल में। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू इसमें दे दी और आप किससे किस में पूछे, जूल में, तो ये 9.8 का ध्यान रखना है। क्लियर। यहां पर फोर्स है केजीएफ, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आता है इसका। सीजीएस में जैसे यहां पर किलोग्राम मीटर था, तो सीजीएस में किलोग्राम की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम, मतलब मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम, और मीटर की क्या होती है, सेंटीमीटर। सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, तो वर्क दैट इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्टेंस। फोर्स यहां पर आप क्या लिखेंगे, फोर्स में ग्राम, यहां पर वर्क की क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर। यहां पर था किलोग्राम मीटर, तो यहां पर क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस में। क्लियर। यहां पर फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी सीजीएस में, ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। क्लियर। अब 1 ग्राम सेंटीमीटर यानी ये किसके बराबर होगा, देखिए 980 डायन। जैसे यहां पर 9.8 न्यूटन था, तो ये किस में था, केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट किया। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजीएस की, तो इसलिए ग्राम फोर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस में ही, क्योंकि जो फोर्स होती है, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डायन होती है। जैसे यहां पर भी मैंने आपको बताया क्या होती है, डायन। तो यहां पर 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, डायन। कौन बन गया, ग्राम फोर्स। क्लियर। और सेंटीमीटर यूं का यूं था ही, तो ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 900, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 980 आर्ग्स आया है। जैसे यहां पर इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, क्या होती है, अर्ग। तो यहां पर भी अर्ग की फॉर्मेशन में लिखा है। ग्रेविटेशनल यूनिट कौन है सीजीएस में, ग्राम सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करें एब्सोल्यूट सीजीएस में, तो 980 अर्ग के बराबर होगा। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर था जो केजी मीटर है ना, ये ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट है। इसको अगर एब्सोल्यूट एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जूल आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर सीजीएस में यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर है बेटा। ये इसको सीजीएस में नॉर्मली कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट सीजीएस में, तो 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएंगी, आर्ग्स बन जाएंगे। क्लियर। तो रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर, मतलब ये केजी मीटर, एंड ग्राम सेंटीमीटर में रिलेशन होता है 1 केजी मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। और अगर इसको उल्टा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 केजी मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो ये इनका ग्रेविटेशन में रिलेशन है, ये आपका एब्सोल्यूट में रिलेशन है। क्लियर। यहां पर बेटा फिर से मैं एक बात बता देता हूं, इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कई बार जैसे ग्राम मीटर दे देता है और आपसे आंसर पूछेगा जूल में, तो यहां पर 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सीजीएस है तो सीजीएस में जैसे आपसे पूछता है तो जो आपका आंसर ग्राम सेंटीमीटर में आएगा उसको 980 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्ग आ जाएगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो यहां पर जैसे ग्राफिकली मेथड है, ये कैसा मेथड है, वर्क को कैलकुलेट करने का ग्राफिकल मेथड है। क्लियर। ग्राफिकली मेथड से हम कैसे वर्क को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए बेटा एक जर्नल सी एक छोटी सी बात है वो आपको बता देता हूं कि जैसे आपके पास ग्राफ है किस किस के बीच में, फोर्स
ये फोर्स की एक्सिस होगी वाई एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग होगी बेटा डिस्टेंस ट्रेवल। जो भी बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहां पर फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में जो ग्राफ आएगा, उसके अंडर जो ग्राफ आएगा उसकी क्या आएगी, कर्व। उस कर्व के अंडर का जो एरिया, अंडर का मतलब उस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो वर्क डन के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार की कर्व आ गई, कोई क्या आई, इस प्रकार की कर्व है वो हमारे पास आ गई। क्लियर। तो यहां से आपके पास इस कर्व का नाम दे देता हूं ए और बी। क्लियर। तो इस ए और बी कर्व के अंडर एरिया कौन सा होगा बेटा, ये इस कर्व के ये जो अंडर एरिया है, ये एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। यानी वर्क दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ए बी। जो ए बी कर्व है इसके अंडर नीचे जो एरिया है वो एरिया निकाल लेंगे तो वही एरिया है वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। क्लियर। अब आप कहोगे सर कैसे निकालें, तो इस प्रकार जैसे आपके पास कोई भी ग्राफ या कर्व है तो इसके नीचे जो है ना, हम छोटे छोटे जहां जहां तक चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहां तक चेंज नहीं हो रहा तो यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे इसके नीचे। तो इसके रेक्टेंगल की ये ब्रेथ और ये क्या हो जाएगी, लेंथ। इसी प्रकार इसका छोटा सा पोर्शन ये ले लेंगे, इसकी ब्रेथ और लेंथ। इसी प्रकार यहां से छोटा छोटा, क्योंकि ये कर्व है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यहां तक कम चेंज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ। इस प्रकार यहां पर हम एरिया अंडर द कर्व है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे या हमारे पास दूसरा मेथड है वो किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट लेकर, इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम यहां पर इनका एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जर्नली जो है वो आपने याद रखना है। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये ग्राफिकल के बारे में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, तो उसमें उस कर्व के अंडर का एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां से वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर टोटली वर्क के बारे में पढ़ा कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क की मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, वर्क के टाइप क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, उसकी यूनिट्स हमने पढ़ी, एब्सोल्यूट यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब ग्राफिकल की फॉर्मेशन में हमने इसके बारे में पढ़ा। क्लियर। तो ये कंप्लीट वीडियो था वर्क के बारे में +1 फिजिक्स का। क्लियर। और आप है प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।